जातिगत जनगणना को लेकर पिछले 3-4 वर्षों से बिहार में इतना डिबेट हुआ है और हर 3-4 वर्षों से हम लोग बता रहे हैं कि जन सुराज में हम लोगों को इस तरह की गणना, सर्वे, जनगणना से कोई परहेज नहीं है। समाज में सरकार के द्वारा किया जाने वाला कोई भी सर्वे, कोई भी जनगणना जिससे समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति के बारे में बेहतर समझ या जानकारी हो, उससे कोई गुरेज नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब लोग ये बता रहे हैं कि सर्वे हो जाने से, जनगणना हो जाने से लोगों की स्थिति सुधर जाएगी। भाई, जनगणना होने से लोगों की स्थिति सुधरनी होती तो देश में तो अभी घोषणा हुई है, बिहार में तो ये 2 बरस पहले जनगणना हो गई। उस जनगणना में ये बताया गया कि आज भी आजादी के 78 साल के बाद सिर्फ 3% दलित परिवार के बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं बिहार में। तो क्या पिछले 2 बरस में दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम समाज के बच्चों के बेहतर पढ़ाई के लिए कोई योजना शुरू की गई? कुछ नहीं किया गया। इसी तरीके से उस जातिगत जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 24 नवंबर 2023 को घोषित किया कि 94 लाख परिवारों को, जिनको यहाँ की जातीय गणना में चिन्हित किया गया है गरीब परिवार के तौर पर, उनको 2 लाख रुपए की राहत, उनको सहायता दी जाएगी। क्या बिहार में किसी एक व्यक्ति को भी 1 रुपया मिला है? तो मेरे भाई, जनगणना करा लेने मात्र से सुधार नहीं हो सकता है। दलितों की गणना तो आजादी के बाद से हो रही है, मुसलमानों की गणना तो आजादी के बाद से हो रही है, फिर भी समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से ये समाज में ये वर्ग सबसे पीछे है। जनगणना हो जाने से अगर मात्र सुधार हो जाता, ये तो ऐसे हुआ कि आप किताब खरीद लीजिएगा तो आप क्या विद्वान हो जाइएगा? किताब को पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़कर समझना भी पड़ेगा। जनगणना हो रही है, बिल्कुल हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग जनगणना करा रहे हैं वो विशुद्ध तौर पर इस पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। वरना आप भाजपा से पूछिए कि भाई, आप देश में जनगणना करा रहे हो, बिहार में तो तुम्हारी सरकार है, बिहार में तो जनगणना 2 बरस पहले करा दिया है, तो उस जनगणना के आधार पर बिहार में तुमने क्या सुधार करा दिया? राहुल गांधी जी भाई इतना बड़े ज्ञानी अब हुए हैं, बता रहे हैं इसी से देश का कल्याण होगा। तो उनसे पूछ लीजिए कि कर्नाटक में, तेलंगाना में उन्हीं की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जातीय जनगणना हुआ है, वहां पर क्या सुधार हो गया? जातीय जनगणना के आधार पर कौन सा ऐसा कार्यक्रम या योजना सरकार ने बनाई जिससे समाज के किसी वर्ग को फायदा हुआ हो? तो जनगणना हो, सर्वे हो, लेकिन उसके जो परिणाम आए उसका कुछ, उसके आधार पर नीति बने, योजना बने, तब तो फायदा है। वरना सिर्फ जातीय उन्माद फैलाकर राजनीतिक रोटी सेकते रहिएगा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। भूमि सर्वेक्षण को लेकर हम लोग पहले हम लोग सवाल नहीं उठा रहे, सवाल जनता उठा रही है। बिहार में राजस्व विभाग समाज से, लोगों से धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। जो जमीन आपकी थी उसी का रसीद कटाने के लिए, उसी का डिजिटाइजेशन के नाम पर, उसी की जमाबंदी और दाखिल खारिज के नाम पर हर गांव परिवार में 10,000, 20,000, 50,000 रुपया लिया जा रहा है। सरकार ने ये कहा कि लैंड सर्वे के जरिए डिजिटाइजेशन करके हम लोग भूमि में जो परेशानी है, भूमि की रिकॉर्ड्स में परेशानी है, उसको सुधार लेंगे। ये करीब 4 बरस से चल रहा है और फरवरी में बिहार सरकार ने आंकड़ा जारी किया है जिसमें बताया है कि अभी तक सिर्फ 20%, इसको याद रखिए, 20% बिहार की जमीन का ही सर्वेक्षण और डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया गया और हजारों करोड़ रुपया लोगों से वसूला जा रहा है। तो इन बिहार के बाद जिन राज्यों में ये सर्वेक्षण का, डिजिटाइजेशन का काम शुरू हुआ, तेलंगाना में, आंध्रा में, वो काम पूरा हो गया 2 बरस में, लेकिन बिहार सरकार के पास न संसाधन है, न व्यवस्था है, न टेक्नोलॉजी है, न राजनीतिक वो इच्छा शक्ति है कि इसको किया जाए। अब इस सर्वेक्षण के आधार पर परमानेंट वसूली का एक जरिया हो गया है। सीओ, बीडीओ और डीसीएलआर जैसे जितने लोग जो जमीन के मामलों से जुड़े हुए हैं वो खुलकर पैसा ले रहे हैं और हर गांव से पैसा वसूला जा रहा है। मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूं कि शायद बिहार में डीसीएलआर और सीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग में इतना पैसा, इतना घूस कभी नहीं दिया जा रहा था जब जितना अभी दिया जा रहा है। एक सीओ की पोस्टिंग में लोग बताते हैं 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया लिया जा रहा है घूस,
तो जब 30 लाख रुपया देकर कोई अंचलाधिकारी या डीसीएलआर आएगा तो पैसा आपसे और हमसे ही वसूलेगा, गेहूं बेच के तो पैसा लाएगा नहीं। पहलगांव हमले को देखिए, आप लोग, मेरा आप लोग से आग्रह होगा भाई, पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, पूरे देश में जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति ने उसकी निंदा की, उसकी भर्त्सना की। ये गलत काम को कृत्य है, उनको बड़ी से बड़ी सजा जो मिल सकती है, जिन्होंने गलती करा है उनको मिलनी चाहिए, जो उनके पीछे लोग खड़े हैं उन पर उनको दिया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान में या किसी दूसरे देश में बैठकर किसी ने इस योजना के अंजाम देने में भूमिका अदा की है, उनको भी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन ये जो काम है, इसके लिए हम और आप, पूरे देश की जनता ने मिलकर केंद्र में एक सरकार चुना है, केंद्र में पार्लियामेंट है, एक सरकार है, विपक्ष है, सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार के निर्णयों में शामिल हैं। संविधान में ये व्यवस्था है, विदेश नीति, देश के सुरक्षा का मामला, कुछ मामले ऐसे हैं जो केंद्र सरकार का मामला है, उसको आप पंचायत के लेवल पर मुखिया जी से पूछिएगा, भैया क्या होना चाहिए। अरे भाई, वो होना चाहिए जो केंद्र सरकार के देश की संसद तय करेगी, उसके साथ पूरे देश की जनता खड़ी है। अब बिहार में चुनाव है, अब बिहार में आप लोग बिहार के इशू को, विषय को छोड़कर और भारत, पाकिस्तान और चीन और अमेरिका के नाम पर पूरा नैरेटिव बनाइएगा। आप मुझे बताइए, मोदी जी ने कहा जो जो गलती किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बहुत अच्छी बात है, देश की जनता यही चाहती है। लेकिन ये बात तो आप दिल्ली से भी कह सकते थे ना भाई, उसके लिए मधुबनी में आकर कहने की क्या जरूरत है? मधुबनी में आकर क्यों कह रहे हैं भाई? ये बताने के लिए कि, और कब, कहां कह रहे हैं? पूरे बिहार के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको आपके हमारे पैसा से एक जगह इकट्ठा किया गया, उनको, उनके सामने ये कह रहे हैं कि हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए, उनकी अपनी श्रद्धा, उन्होंने कहा बिल्कुल देश का हर नागरिक ये चाहता है कि जिसने भी पहलगांव में गलती करी है उसको सजा दी जाए, लेकिन कृपा करके इसको बिहार के मुद्दों से भटकाने, लोगों को भटकाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार और बिहार का चुनाव और आतंकी घटना, इन दोनों में कोई सरोकार नहीं है, वो केंद्र का मामला है। बिहार में जो चुनाव है वो बिहार के बच्चों का मामला है, बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार का मामला है। उस बात पर बात कीजिए, उस पर जवाब दीजिए। हम बिहार में जितनी समझ हमको है, मैं ये समझता हूं कि बिहार में एक खूब बड़ा वर्ग, करीब करीब अगर आंकड़ों में उसको रखें तो 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। चाहे वो एनडीए के समर्थक हों, राजद के समर्थक हों, जदयू भाजपा के समर्थक हों, हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। लालू नीतीश भाजपा के इस 30-35 साल से मुक्ति चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति जनसुराज को चाहता है, लेकिन बदलाव सब चाहते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये बिहार की व्यवस्था बदले, ताकि बिहार में भी शिक्षा और रोजगार की बात हो, बिहार भी अन्य राज्यों की तरह विकास के रास्ते और विकास की दौड़ में शामिल हो। इस पर कहीं कोई शक किंतु परंतु नहीं है। अब जनता बदलाव के वाहक के तौर पर किस दल, किस नेता को चुनती है, ये आने वाले 4-5 महीनों में, जब सब लोग, सारे दल, सारे नेता अपना कार्यक्रम, अपना प्रयास लेकर जनता के बीच में जाएंगे, तब अक्टूबर-नवंबर में जनता वोट करेगी। आपको पता चलेगा कि जनता किसको बदलाव के तौर पर देखती है। एक्सपेक्टेशन के आधार पर हम लोग काम नहीं करते हैं। मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और जनसुराज के तौर पर बिहार की जनता के पास एक ईमानदार, सशक्त विकल्प है, जिस विकल्प की तलाश में पिछले 30-35 साल से लोग लालू जी के डर से भाजपा और नीतीश को, और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते रहे हैं। उनके पास अब एक विकल्प है। जनता के पास ये अवसर है कि जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, बिहार के बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन्होंने बिहार की चिंता नहीं की है, आज उनके अलावा बिहार के जनता के सामने एक विकल्प है, जिनमें उनके पास अवसर होगा कि उनको जांचे, परखे, ठीक लगे
तो उनको वोट देकर एक नई व्यवस्था बनाएं। जी भैया, जन सुराज के संविधान में ये लिखा हुआ है कि जन सुराज में चाहे दल में अधिकारी की जगह हो, दल द्वारा मनोनीत कोई टिकट या पद की बात हो, उसमें एक और एकमात्र क्राइटेरिया जो है वो है व्यक्ति की काबिलियत। जो सही व्यक्ति है उसी को जन सुराज में कोई जगह मिल सकती है। लेकिन जो व्यक्ति भी सही है या काबिल है वो तो किसी ना किसी जाति का ही है। अगर आप पैदा हुए हैं इस देश में तो आप काबिल हो या नाकाबिल हो, किसी ना किसी जाति के तो होंगे ही। और इसीलिए जो हम लोगों ने तय किया है कि जिन काबिल लोगों को इकट्ठा हम लोग करके सही लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जब उनके बीच बंटवारा हो सीटों का, उस समय उनकी जाति की संख्या का ध्यान रखा जाए। आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि 1000 काबिल लोग, सही लोगों का चुनाव मान लीजिए हो गया। अब बिहार विधानसभा में तो 243 सीट ही है, तो उन 1000 सही लोगों के बीच में से किसको कितना सीट मिले, इसके लिए तय किया गया कि जिस समाज की जितनी संख्या है, अगर 35% अति पिछड़ा समाज के लोग हैं तो उस 1000 में से 70 काबिल अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा। अगर 15% यादव समाज के लोग हैं तो 30 से 35 यादव समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा। आधार काबिलियत है, लेकिन जो काबिल व्यक्ति है, काबिल लोगों के बीच में जब बंटवारा होगा उस समय समाज में उनकी जाति, उस वर्ग के लोगों की संख्या का ध्यान में रखा जाएगा। काबिलियत का मापदंड क्या है? काबिलियत का मापदंड आप हैं, समाज है। क्योंकि कोई गलत आदमी अगर आपको दिखेगा तो आप ही सबसे पहले चलाइएगा कि देखिए प्रशांत किशोर ने कहा था कि काबिल व्यक्ति को देंगे, लेकिन इस माफिया को दे रहे हैं, शराब माफिया को दे रहे हैं, मर्डरर को दे रहे हैं। सब आप में बैठा हुआ यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है कि कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है। समाज को सही और गलत की समझ है। आप किसी गांव में बैठ जाइए और जाकर पूछिए कि यहाँ 5 अच्छा आदमी कौन है। 10-15 मिनट की चर्चा में, 1 घंटा की चर्चा में लोग बता देंगे कि यहाँ पर सही दुकानदार कौन है, कौन किसान है जो समाज की चिंता करने वाला है, कौन अफसर है जो समाज के लिए कुछ कर रहा है। अब ये बांटने वाले और बनाने वाले पर है। अगर आपकी हमारी नियत में खोट नहीं है तो समाज के द्वारा चुने हुए या बताए हुए सही लोगों को एक साथ लाकर एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। आप वर्तमान अन्य पार्टियों से कैसे अलग हैं? आप वर्तमान अन्य पार्टियों से कैसे अलग हैं? अब कैसे अलग हैं ये तो आप सोफा पर बैठ के सोते रहिएगा तो आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अलग ऐसे हैं कि जन सुराज एकमात्र ऐसा दल है जिसको किसी व्यक्ति ने, किसी एक परिवार ने, किसी जाति विशेष के लोगों ने नहीं बनाया है। जन सुराज देश में एकमात्र ऐसा दल है जिसको बनाने से पहले 2.5 बरस तक मैंने पदयात्रा की है, जिस 1 करोड़ लोगों ने को इकट्ठा किया है, उन लोगों ने दल को बनाया है। जन सुराज एकमात्र ऐसा दल है जो यहाँ कह रहा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उसके पास जज्बा है, समाज को सुधारने की सोच है, तो उसको पैसे की, जाति की चिंता नहीं करनी है, उसको समाज को सुधारने के लिए खड़ा होना है, दल उसकी मदद करेगा। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आपको अलग कैसे है ये दिखेगा। अगर आप समझना नहीं चाहते हैं तो आपको अलग कभी नहीं दिखेगा। यहाँ की समस्याओं को दूर करने की क्या योजना है? मेरे भाई, लोकतंत्र को जितना हम समझते हैं, लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। किसको आप मजबूत कहते हैं? लालू जी को आप मजबूत बता रहे हैं। अरे भाई, लालू जी की पार्टी 1995 में एक ही बार, सुनिए 1 मिनट सुनिए ना, मैं सब पर आ रहा हूं। अरे मैं आ रहा हूं भाई, गठबंधन पे ही आ रहा हूं। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलक्कू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की। लेकिन लालू जी की पार्टी जो किसी जमाने में बिहार में, यूनाइटेड बिहार में 54 में 53 जिनके सांसद थे,
तो आज उनके 4 सांसद हैं, तो आप उनको मजबूत मानते हैं कि कमजोर मानते हैं, या आप पर छोड़ रहा हूं। भाजपा जो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उनके पास पिछले विधानसभा चुनाव में उनको 19.6% वोट आया है। आपको लग रहा है कि वो देश की बिहार में बहुत मजबूत पार्टी है। आज तक भाजपा वाले यहाँ 2015 को छोड़ दीजिए तो 100 से ज्यादा सीट लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, तो आप उनको मजबूत पार्टी मान रहे हैं। नीतीश कुमार जो उस गठबंधन के हिस्सा है, उनको 42 विधायक मिला है, कुल जमा 14% वोट है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है। अरे भाई, मजबूत का आपका आधार क्या है? किसके पास यहाँ 2/3 मेजोरिटी है? आपको ऐसा लगता है कि बिहार की जनता तो खाली इन्हीं को वोट देती है? ऐसा नहीं है। लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार 1995 में बिहार में जिताया। एक बार पशुपालन घोटाला का बात सामने आ गया, जंगल राज की बात उठी, लोगों को अपहरण, रंगदारी और जो जंगल राज दिखा, उसके बाद से आज तक लालू जी और उनकी पार्टी बिहार जीत नहीं पाई है। नीतीश कुमार, सुन तो लो भाई, नीतीश कुमार को भी बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार 117 सीट जिताया, जो 2010 था। उसके बाद आज तक नीतीश कुमार को कभी बिहार की जनता ने मेजॉरिटी के करीब नहीं रखा, 42 विधायक दिया है। लेकिन जनता कुछ भी करे, उसके बाद जोड़ तोड़ करके आप सरकार में बैठ जाते हैं, बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जनता ने आपको सपोर्ट किया है। वैसे तो झारखंड में एक बार एक इंडिपेंडेंट विधायक मुख्यमंत्री हो गए। देश में आपने देखा देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री हो गए, तो क्या उनको पूरे देश की जनता ने वोट दिया था? वोट अलग बात है, जनता का समर्थन एक अलग बात है, और किसी तरह जुगाड़ लगाकर आप सरकार बना लिए, वो अलग बात है। कोई सुधार नहीं आएगा। 1 घंटा के अंदर इस गलत शराब नीति को हटा दिया जाएगा, शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा। इसलिए कि पहली बात, शराबबंदी का जो ये कानून है, इस कानून में शराब बंद है ही नहीं। इसमें तो सिर्फ शराब की दुकान बंद है, शराब तो घर घर बिक ही रहा है। तो आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं क्या शराबबंदी हटा दीजिएगा? भाई कहां शराबबंदी है? बिहार में तो हर गांव में शराब बिक रहा है। और जो ये गलत शराबबंदी का कानून है, इसकी वजह से बिहार की गरीब जनता का, आपका, हमारा हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में, नेताओं के जेब में, शराब माफिया के जेब में। और पूरे बिहार में आप देख रहे हैं, अभी राजद वाले अभी नया नया जगह है, कह रहे हैं कि हम लोग पासी समाज को के ताड़ी को इससे अलग कर देंगे। कोई पत्रकार ये नहीं पूछा कि जब शराबबंदी लागू किया गया था 2016 में, तो आप कहां थे? आप शराबबंदी कानून बनाने के समय खुद उस सरकार में डिप्टी सीएम थे। और मान लीजिए कि उसके बाद आपको समझ में आया कि पासी समाज के साथ गलती हो रहा है, तो अभी फिर 1.5 वर्ष आप डिप्टी सीएम थे, फिर उस समय सुधार देते। तो अभी चुनाव आया तो बापू सभागार में लबनी लेकर खड़ा होकर पासी समाज को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे कि इसको हटा देंगे। जब सरकार में थे तो नहीं दिख रहा था ये बात। तो जो भी सरकार में नहीं रहता है, कहता है कि शराब का माफिया है, और जैसे ही सरकार में जाता है, कहता नहीं यही ठीक है। मेरा आपसे एक सुझाव है, जो भी नेता कहता है कि शराबबंदी से बड़ा फायदा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, इससे समाज में अपराध कम हुआ, अगर कोई ऐसा कहता है तो मेरा आपसे इतना ही विनम्र गुजारिश है, जरा उनसे पूछिए कि इतना बढ़िया योजना आप लोग बिहार ही के लिए क्यों लागू किए हुए हैं? अगर इतनी सफलता मिली है तो इस योजना को पूरे देश में लागू कर दीजिए। अरे भाई, भाजपाइयों से पूछिए कि इतना बढ़िया लड्डू बिहार के लोगों को काहे खिला रहे हो, यूपी में भी लागू करो। मोदी जी को कहो कि अगर क्या देश की महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए? अगर शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, तो क्या देश की महिलाओं का सशक्तिकरण भाजपा नहीं चाहती है? भाई, ये बिहार की गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने का एक कवायद है। 1 लाख से ज्यादा लोग आज जेलों में बंद हैं, और ज्यादातर लोग जो जेल में बंद हैं वो गरीब हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कह रहा है कि शराबबंदी लागू है। शराबबंदी लागू करके हजारों करोड़ रुपया जो कमाई हो रही है वो चली ना जाए, इसलिए कहता है कि इसको जारी रखना है। दिया था तो अब नारा है बिहार में बदलाव है, बदलाव की बयार है, अगली बार जनसुराज है।
ठीक बात, ठीक बात। 4 चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, जन स्वराज को उसमें 10% वोट आया। और कैमरे पर आकर मैंने कहा और अभी भी कह रहा हूं कि हमारे अपने नजरिए से जन स्वराज के साथियों की अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आया, लेकिन लोग कहता है इनका मुट्ठी खुल गया, जैसे आप जो भाषा आप बता रहे हैं, तो मुट्ठी खुला तो उसमें क्या दिखा कि 10 दिन पुराना दल जिसको पहली बार 31 अक्टूबर को सिंबल मिला, 11 नवंबर को जब चुनाव हुआ तो उस दल को 10% वोट आया। 10% वोट लाने में भाजपा जैसे बड़ी पार्टी को बिहार में 20 बरस लगा है। कांग्रेस को यहां 5% वोट है, राजद को 20% से कम वोट है, 20 बरस से सत्ता में बैठी जदयू को 20% वोट नहीं है। और 10 दिन पुरानी पार्टी को अगर 10% वोट आया तो आप हमको बता रहे हैं कि इनका मुट्ठी खुल गया। सिंबल का जो असर है कि 10 दिन में लोगों, और जो नए दल होते हैं उनको सिंबल मिलता नहीं है, सिंबल हमको चुनाव के समय ही मिलेगा। आप जिस उपचुनाव की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो भाई अक्टूबर के बाद नवंबर में भी एक उपचुनाव हुआ एमएलसी का, जिसमें सिंबल पर नहीं कैंडिडेट का चुनाव हुआ, नाम पर चुनाव हुआ, उसमें जन स्वराज को 22% वोट आया। तीसरे नंबर पर राजद, चौथे नंबर पर एनडीए। आपने कभी सवाल पूछा कि भाई जो सीट एमएलसी जदयू का सांसद जीता हुआ था, जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर जीते हुए थे, वहां एनडीए चौथे नंबर पर कैसे आ गई? आप उनको तो बड़ा मजबूत दल बता रहे हैं, गठबंधन बता रहे हैं। राजद तीसरे नंबर पर है, उनको आप बड़ा मजबूत बता रहे हैं। शिक्षकों के बंटवारे से शिक्षा के सुधार का कोई सीधा सरोकार नहीं है। शिक्षकों का बंटवारा इसलिए है कि सरकार चाहती है कि अलग अलग शिक्षक गुटों में, धड़ों में बटे रहें ताकि अपनी आवाज को मजबूती से न रख सकें। बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है कि स्कूल से खिचड़ी बट रहा है, जैसा कुछ लोग आप लोग बताते हैं। अगर स्कूल में खिचड़ी बंटने से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो 6वीं क्लास के बाद के स्कूलों में तो खिचड़ी नहीं बंटती है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? अगर शिक्षकों के अलग अलग धड़ों में बंटने से या नियोजित शिक्षकों के गुणवत्ता में कमी की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो ये बता दीजिए कि पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है? वहां तो कोई वित्त रहित शिक्षक या नियोजित शिक्षक नहीं है। मेरे भाई, बिहार की शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि यहाँ समाज और सरकार, सिर्फ सरकार नहीं, समाज और सरकार दोनों के नजर में शिक्षा की महत्ता है ही नहीं। जो समाज में भी आदमी है वो भी सरकारी विद्यालयों को सरकारी योजनाओं से लाभ पाने का सुविधा केंद्र मान के तौर पर देखता है। किसी गांव में चले जाइए, लोग ये बता रहे हैं कि हेडमास्टर साहब हमको साइकिल का पैसा नहीं दिए, हमारा बच्चे का पोशाक का पैसा नहीं मिला, लेकिन वही व्यक्ति ये नहीं बता रहा है कि हमारे यहाँ गांव के स्कूल में गणित का शिक्षक या अंग्रेजी का शिक्षक कभी है ही नहीं, 5 वर्ष से नहीं है। समाज भी ये चाहता है भैया हमको यहाँ से कुछ मिल जाए, वैसे ही काम चलता रहे। और सरकार भी ये सोच रही है कि 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, मास्टर साहब लोग को इतना फी हम लोग सैलरी दे रहे हैं, दरमाहा दे रहे हैं, तो पढ़ा तो ये लोग रहा नहीं है, तो चलो इनसे कुछ काम दूसरा ही कराओ, तो वोटर लिस्ट बनवाओ, कभी स्वच्छता अभियान में ले जाओ। जब तक समाज और सरकार दोनों के मन में, दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा टॉप पर नहीं आएगा, तब तक बिहार में कोई सुधार होने वाला नहीं है। अभी अंतिम सवाल है, वरना पूरी रात हम यहाँ बैठे रहेंगे। भाई ऐसा है, कहने वाले लोग तो कुछ कहेंगे ही। 2.5 बरस पहले तो लोग यही बता रहे थे कि प्रशांत किशोर ही भाग जाएंगे, कितना दिन पैदल चलेंगे, अरे टिकने वाले नहीं हैं। तो वैसे आप बता रहे हैं कि आप ये बताइए कि जो जन स्वराज में आज लोग हैं, इसमें तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आए। तो भगदड़ कहां मची हुई? जन स्वराज के लोग दूसरे दल में गए हैं कि दूसरे दल का आदमी जन स्वराज में आया है? तो जब भगदड़ मचेगी तो उस समय देखा जाएगा। दूसरे दल वाले क्यों चिंतित हैं भाई? अगर अभी तो आप कह रहे हैं कि जन स्वराज की कोई ताकत ही नहीं है, तो काहे हम पर टीका टिप्पणी कर रहे हो? नहीं ताकत है तो जिसकी ताकत है उससे उलझो।
जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं, जनसुराज राजद नहीं है, जनसुराज भाजपा जदयू नहीं है कि जाइएगा किसी एक व्यक्ति से मिलिए, 2 बोरा रुपया दीजिएगा और टिकट मिल जाएगा। जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं, आप देख रहे हैं गांव देहात में हर जगह उन्होंने अपना बाजाबता फोटो बैनर लगाया है, उसके नीचे लिखा है संभावित उम्मीदवार सुराज। तो इसलिए है ताकि क्षेत्र की जनता ये देखे, समझे, जांचे, परखे, उसके बाद जब हम लोग सर्वे करने आए तो वो बताए कि भैया जो लोग हमारे संभावित उम्मीदवार जनसुराज के हैं उनमें से उनको कौन व्यक्ति सबसे सही लगता है। जिसको क्षेत्र की जनता वोट देकर कहेगी वही व्यक्ति जनसुराज का उम्मीदवार होगा। ये पार्टी की पॉलिसी है और 2 बरस मैंने यही बात जाकर गांव-गांव बिहार में कहा है, उसी के आधार पर टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा।